नमस्कार, मैं किसान साथी। जैसे कि हम पहले भी जुड़ चुके हैं हमारी वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से हम आलू की खेती हमारे एरिया में कर रहे हैं। वैसे किसानों को बहुत अनुभव है चीज़ों का, किस तरह से खेती करनी है। मैं भी कुछ समय से प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मुझे समझ में आया किस किस चीज़ों की हम गलती करते हैं, क्या चीज़ हम सुधार कर सकते हैं। पहले वीडियो मैंने बताया आपको किस तरह से अगेती आलू की बुआई हम लोग करते हैं। खाद का प्रबंधन, सस्ता सोर्स क्या हो सकता है किसानों के लिए अभी के सोर्स में। दूसरा, आलू उपचारित कैसे करते हो आपको बताया हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं आलू उगने के बाद किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए और हमारे आलू की परिस्थिति क्या है। जिस प्लॉट पर अभी मैं खड़ा हूँ ये 3rd जनरेशन सीड है ज्योति का। इसकी आज उम्र मतलब करीबन करीबन 40 से 42 दिन के आसपास की हुई है। आप पौधे को देखिए इसको पूरा, और साइज मतलब एक इसकी बेल जो है ना थोड़ी मतलब अभी एक करीबन करीबन अच्छी साइज में आ चली है और क्लियर पौधा है। स्प्रे भी एक हुआ है। इसके पीछे आप थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, ये जो कुछ कुछ फूल दिख रहे हैं आपको, ये मेरा जो 60 दिन के आसपास का ज्योति हो चुका है वो है। ट्यूबर की संख्या उसमें 9 के आसपास लगी, जिसमें 6 की संख्या काफ़ी अच्छी है और 3 थोड़ा सा मीडियम साइज़ का है। ये संख्या, ये साइज़ एक आ चुकी है हमारे नींबू से बड़ा साइज़। इसके बाद हमने एक आलू लगाया था जो लेट है, वो कुफरी चिप्सोना है। आप एक इधर दिखाइएगा, इधर ये जो पीछे हमारा स्प्रिंकलर भी चल रहा है, जो आलू थोड़ा छोटा है, मतलब वो हमारा अभी जो हुआ है 22 दिन के आसपास का, 20 दिन के आसपास का आलू है जो बाद में लगाया था। अब हमारा मेन जो पॉइंट है वो है न्यूट्रिएंट्स और किस तरह से हम इसका बाद में केयर करें, किस तरह से ध्यान रखें आलू का, उसके बारे में। सबसे पहले एक चीज़ होनी चाहिए कि जिससे हम सीड खरीदते हैं आलू का, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति से सीड ले, हमेशा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो है। क्योंकि क्या होता है, आमतौर पे हम व्यापारी के पास जाते हैं, हमें कोल्ड स्टोर मालिक कहीं पे जाते हैं तो कौन क्या सीड दे रहा है, या फिर आप उस किसान से सीड लीजिए जो ऑलरेडी उस चीज़ की खेती कर रहा है प्रॉपर, जिसके बाद 3rd या 4th या 2nd जनरेशन का सीड लगा हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन आप खेती कर सकते हैं। उसकी खेती कैसी आप वो जाके देखिए, उसके बाद आप सीड खरीदीजिए। हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरे क्षेत्र में क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं मालवा मध्य प्रदेश में हूँ, सुजालपुर जो क्षेत्र है मेरा शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे आमतौर पे क्या अभी कुछ समय से पंजाब से बहुत सीड आता है। तो पंजाब का सीड गलत नहीं है, बट हम कौन सा सीड का चुनाव कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मेरे खेत में सीड लगा, मुझे पता है कि इसमें इस साल ये रोग नहीं है तो नेक्स्ट ईयर ये बेहतर परफॉर्म करेगा। अगर मैंने बाहर से सीड लिया, ठीक है, वो नया सीड आया है, कौन सी जनरेशन का है वो भी नहीं पता है, हम लगा रहे हैं, नुकसान होता है। सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टिंग शुरुआत जो होती है वो वहाँ से होती है। इसके बाद अगर आपका प्रॉपर सीड रहेगा, जर्मिनेशन फास्ट होगा। मेरे यहाँ पे जितना भी आलू लगा है ये 15 दिन के अंदर बाहर दिखने लग गया था। आमतौर पे हमारा खुद का अनुभव भी है, 20 दिन में आलू दिखने लगता है, पर 20 दिन में मेरे यहाँ पे आलू पूरा क्लियर हो चुका था। और 20 से 22 दिन के आसपास आप यूँ मान लीजिए कि इतना बड़ा आलू हो चुका था, मतलब बेड से ऊपर। तो ये रीज़न सीड का ऐसा कुछ नहीं है कि हमें हर किसान मेहनत करता है, आप प्रॉपर समय पे करें, वो इंपॉर्टेंट है। आलू उगने के बाद हम यूरिया का एप्लीकेशन हर किसान करता है। हमारी मानसिकता ये होती है कि ज़्यादा यूरिया का एप्लीकेशन करने से ज़्यादा पौधा बढ़ता है, ऐसा भी नहीं होता है। एक लिमिट में आपको यूरिया देना जरूरी है। जो भी हमारा साइंटिफिक जो CPRI, हमारा जो आलू का रिसर्च अनुसंधान केंद्र है, वो बताता है रिकमेंडेशन कि कितना हमें देना चाहिए फर्टिलाइज़र, उसके बारे में चीज़ होती है। फर्टिलाइज़र दिया हमने, उसके बाद हमारा एक सोर्स होता है कि ठीक है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स क्या रहता है। इस बार मेरे ही क्षेत्र में काफ़ी इल्लियों का जोर रहा है, उस वजह से एक एक्स्ट्रा खर्च हमारा इन्वॉल्व हुआ है। नहीं तो आमतौर पे आलू में इल्ली इतनी पड़ती नहीं है, पर इल्ली पड़ने के कारण एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बढ़ा है। स्प्रे की हम बात करें, अलग अलग मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप अपने खर्च करने की मतलब किस तरह से अपन खर्च कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लीजिए सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट। पर मेरा ऐसा मानना है कि छोटी उम्र में आप कॉन्टैक्ट फंजीसाइड लीजिए जो सस्ता पड़ता है। क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने लगा है वो आता है किसानों को मैनेज करने का। जैसे सभी चीज़ों के भाव अगर अभी नहीं है तो उस चीज़ को भी देखिए, मतलब आलू का भी ठीक ठाक मार्केट रेट है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। उस कंडीशन के साथ तो हमें एक्सपेंसेस भी मैनेज करना है। आप फंजीसाइड का स्प्रे करिए। जैसे मैंने इसमें क्या है, जैसे मेरे इस आलू में एक स्प्रे हुआ है बस, M45 लिया था मैंने, मैनकोजेब 75% कॉन्टेक्ट में आता है फंजीसाइड वो। मैंने इसमें थायोमेथोक्सोम लिया 25% WG में, जो आता है ग्रेनुलर फॉर्म में आता है वो, उसको मैंने लिया था थायोमेथोक्सोम को। कोई सी भी ब्रांड का लीजिए आपके हिसाब से, अच्छी कंपनी लीजिए। लोकल प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा क्या रिस्क होता है, कभी प्रॉब्लम हो सकती है, होती नहीं है बट हो सकती है। इसलिए आप अच्छी चीज़ों का चुनाव करें अपने एरिया में, अपने उपलब्धि के हिसाब से, और अपने एक्सपेंस कितना आप कितना खर्च कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग खर्च करिए। तो मैंने M45 लिया था, थायोमेथोक्सोम लिया। इल्ली की समस्या आई थी इसीलिए मैंने इसमें इमामेक्टिन का यूज़ भी किया है। उसी जो मेरा पहले का आलू है उसमें इसीलिए मैंने स्प्रे में एंट्राकोल का यूज़ भी किया दूसरे स्प्रे में। आप मच्छर के लिए इमामेक्टिन यूज़ करिए, या मतलब सॉरी इमिडाक्लोप्रिड यूज़ करिए, थायोमेथोक्सोम यूज़ करिए। और भी बहुत सारे टेक्निकल अवेलेबल है मार्केट में, लोग प्रोफेनल यूज़ करते हैं, लेमडा यूज़ करते हैं, जो इल्ली का भी मारने का काम भी करती है, साथ में कुछ मच्छरों को कंट्रोल भी करती है। क्योंकि आलू की खेती में एक खास करके ब्लाइट्स हुआ, दूसरा शकिंग पेस्ट,
जो लोग मतलब जो पत्ते चूसते हैं हमारे जो मच्छर वगैरह, उनका इशू आता है। तो उसके लिए मच्छर का इस्तेमाल करना जरूरी है, मतलब मच्छर की दवाई का। बाकी न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें, काफ़ी तरह के न्यूट्रिएंट्स, जैसे NPK हमारा मेन न्यूट्रिएंट है, तो वो तो हमारा है ही। हमने बेसल डोज में मतलब 12-32 डाला है, DAP डाला, पोटाश डाला, जो भी SSP आप यूज़ कर रहे हैं। मैंने SSP यूज़ किया था। आमतौर पे जो भी आपके अवेलेबिलिटी, आपके ईजी जो आपको पड़ता है, उसका आप सही मात्रा में यूज़ करिए। अब फार्मर्स का, हमारा सबका ये मानना होता है ज़्यादा NPK देने से फ़ायदा मिलता है, ऐसा नहीं है। जो न्यूट्रिएंट जितनी ज़रूरत है उतना देना बेहतर है। तो हम जैसे आगे इसमें स्प्रे मैंने फर्टिलाइज़र भी किया है, तो उस चीज़ को लेके ऐसा है कि हम जैसे जैसे उसके बाद जो हमारा 12-32 जो है NPK जो न्यूट्रिएंट होता है हमारा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसके अलावा बाद में हमें सल्फर, कैल्शियम की, उसके बाद 2 महत्वपूर्ण तत्व है ये जो ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिर मैग्नीशियम है, आयरन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमारा खर्चा भी हमें देखना है। तो आप सल्फर और कैल्शियम पे ध्यान दीजिए। उसके बाद में हम जिंक, जिलेटेड जिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको स्प्रे करते टाइम फ़ायदा मिलेगा आपको उससे भी। तो आप जैसे कि मैंने 19-19 का प्रयोग भी किया हुआ है, कुछ प्लॉट में 1261 का प्रयोग किया है, 05234 हुआ है आपका, और 13045 का यूज़ कर सकते हैं आप। बाद में बल्किंग के स्टेज पे प्रोडक्ट, जब आपको प्रोडक्ट को बल्क करना है, उस समय पे आप 13045 का यूज़ भी कर सकते हैं, और 0050 का भी कर सकते हैं, बट उसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है, वो बल्किंग के टाइम पे वो मदद अच्छी करता है। अलग अलग सबके मानने हैं, अलग अलग तरीके हैं, बट मैंने जो इस साल प्रैक्टिकल किया है, हमारे आलू की कंडीशन अच्छी है अभी। इस प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग सारा हमारा स्प्रिंकलर से पानी चलता है, एक अच्छा प्रोडक्शन, उसमें फ़ायदा मिलता है किसानों को। सबसे मेरा महत्वपूर्ण मानना ये है कि आप एक तो सीड का ध्यान दीजिए, फर्टिलाइज़र ज़्यादा मत दी, ज़रूरत होता उतना दे, पानी भी अधिक मात्रा में ना करें। और अगर सीड का से ही आपको आगे जाके, जैसे हमारे एरिया में उसको बोलते हैं ट्यूब वाली समस्या जिसको बोला जाता है, मतलब ख़राब होता है आलू ज़मीन में ही पकने के बाद, बड़ा होने के बाद, वो सीड का सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा पानी का रीज़न है। फिर बाद में जैसे कि मेरे क्षेत्र में मैंने बहुत आलू देखे हैं, उनकी ग्रोथ इतनी नहीं हो पा रही। रीज़न ये है कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो आप सब चीज़ों को ध्यान रखें। अब हमसे आगे भी जुड़े रह सकते हैं, आपको मैं चीज़ों के बारे में जान के दे सकता हूँ। मुझे कोई बहुत लंबा अनुभव नहीं है, बट हम रिसर्च करके कोशिश करते कुछ बेहतर करने की, क्योंकि चीज़ें किस तरह से हमें फार्मर को यूज़ करना है, कम खर्च में अच्छा प्रोडक्शन लेने का हमें कोशिश करना पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन हमारे हाथ में है। भाव का हमें नहीं पता होता है क्या चीज़ें होने वाली है फ्यूचर में, किस तरह से रेट रहने वाला है, बट हमें ध्यान देना चाहिए प्रोडक्शन अच्छे से हो, जो भी हम खेती करें वो बेहतर रहे। ठीक है, धन्यवाद। आगे भी हमसे जुड़ने के लिए आप हमसे फॉलो कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।